नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, अभी जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ हम लोगों ने ऐसे बढ़ा दी हैं कि इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्पीशीज का एक्सटिंक्शन पहले नहीं था। ह्यूमन एक्टिविटीज, या हम ये कह सकते हैं कि जब ह्यूमंस नहीं थे उसके पहले भी हमारी अर्थ ने 5 बार मास एक्सटिंक्शन को फेस किया है। मास एक्सटिंक्शन यानी कि 5 बार। उसमें बहुत सारे रीजंस रहे थे, है ना, जैसे कि ग्लेशिएशंस हो गए थे। फिर जब डायनासोर्स थे तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से टकराया था। तो बहुत से अलग अलग रीजंस थे, बट ये ट्रू है कि हमारी अर्थ ने 5 बार ह्यूमन से पहले भी एक्सटिंक्शन को झेला है। लेकिन अभी हम लोग जो 6th मास एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका जो रीजन है, इसका मेन रीजन है ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोग जिस तरह से डेवलपमेंट का नाम लेके अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं वो बहुत गलत है ना। डेवलपमेंट का नाम लेके हम जैसे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, बट उस इंडस्ट्रीज का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सोचने की बात है। हम उसके लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक भी कि इसके कारण जो हमारे इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है उसको हम ठीक कर सके। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? ह्यूमन एक्टिविटीज। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर और बात करते हैं। तो एक तो IUCN का जो डॉक्यूमेंटेशन है 2004 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके बुक के अंदर कुछ फिगर्स दे रखे हैं। ये फिगर्स कभी नहीं पूछे जाते, बट आप एक बार पढ़ लेना। बट पूछा जो जाता है वो याद रखना। हमसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं और ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिसेंट एक्सटिंक्शंस को शो करते हैं। तो इंक्लूडिंग डोडो, क्वेगा, थैलेसिन, स्टिलर सी काऊ एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। तो ये कुछ नाम है जो हमें याद करने हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ से याद करना है वो ये पॉइंट्स हैं। ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं। इसके बाद में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना। यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट हाँ ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं अपने इस पैराग्राफ के ऊपर। ये पैराग्राफ देखो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, यानी कि अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पॉइंट हमें याद रखना है। लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको देखो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। वैसे ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा इट मीन्स देयर इज डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। और जब प्लांट प्रोडक्शन, ये सारे सीन है ना एक दूसरे से जुड़े हुए, है ना, तो उसको जोड़ के ही याद रखना। प्लांट पॉपुलेशन, सोचो किसी जगह की वेजिटेशन खत्म हो जाती है तो क्या होगा, दैट एरिया विल लोवर्ड रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस, है ना, जैसे ड्राउट कंडीशन है, फ्लड्स है, तो उसके लिए उसकी रेजिस्टेंस पावर एरिया की कम हो जाएगी। थर्ड देखो, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, इसकी वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। तो ये पॉइंट्स अपन को यहाँ से याद करते हुए चलना है। अब जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ये वाला, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या कारण है कि इतनी एक्सेलरेटेड रेट से स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हमारे यहाँ पर चल रहा है? तो उसके लिए ना जो मेजर 4 कॉजेज डिस्क्राइब किए गए हैं उन 4 कॉजेज को हम यहाँ पढ़ेंगे। उसका सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस।
हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसको अपन देखते हैं, ठीक है। अगर किसी का हैबिटेट लॉस हो जाता है तो उस स्पीशीज का क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगी, है ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और हैबिटेट लॉस कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई फॉरेस्ट एरिया है, सपोज इस फॉरेस्ट एरिया को हमें कन्वर्ट करना है क्रॉपलैंड में, या इस फॉरेस्ट एरिया में हमें कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉरेस्ट एरिया को पूरा क्लीन अप कर देंगे। फॉरेस्ट क्लीन करने का क्या मतलब है, हमने यहाँ से प्लांट पॉपुलेशन को तो रिमूव किया ही, साथ ही साथ इन प्लांट्स के ऊपर पता नहीं कितने सारे छोटे बड़े एनिमल्स सरवाइव कर रहे थे, वी हैव एलिमिनेटेड ऑल, हमने उन सबको एलिमिनेट कर दिया वहां से। तो ये हैबिटेट लॉस जो है ये हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। सबसे ज्यादा जो हैबिटेट लॉस हुआ है वो हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, और अभी हम पीछे पढ़कर भी आए थे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है ना, और हमने सबसे ज्यादा हैबिटेट लॉस भी यहीं पर आकर किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और यहां से जो सेकंड क्वेश्चन निकलता है वो आता है हमारा, क्यों क्यों करा है हमने हैबिटेट लॉस, क्यों करा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट अभी हम पढ़कर आए थे, तो यहां से सेकंड क्वेश्चन क्यों का आंसर देने से पहले देखो एक क्वेश्चन और है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसको कहते हैं। तो ये जो अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था ना, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। अब हमने इस फॉरेस्ट एरिया को क्यों रिमूव किया, अभी मैंने आपको क्रॉपलैंड का एक एग्जाम्पल दिया था, तो हमें क्या करना था, हमें करना था वहां पर कल्टीवेशन सोयाबीन का, ठीक है, और हमें वहां पर ग्रासलैंड डेवलप करना था। ग्रासलैंड क्यों डेवलप करना था, हमारे कैटल्स के लिए। तो दो काम, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, फॉर द कल्टीवेशन एंड सेकेंड फॉर कंजर्वेशन, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड फॉर आवर बीफ कैटल्स। तो ये दो मेन पर्पस थे जिसके लिए हमने क्या किया, वी कट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखना, ये रीजंस पूछे जाते हैं। तो इसके कारण हमने बहुत सारे मतलब फॉरेस्ट का एक बहुत सारा एरिया जो है उसको हार्वेस्ट कर दिया, वहां से पूरा जंगल हटा दिया, और हमने इस काम को किया। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हमने बहुत सी स्पीशीज को खोना शुरू कर दिया, बहुत सी स्पीशीज जो है वो रेयर हो गई, थ्रेटेंड हो गई, और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गई। ओके, अब अपन सेकंड पॉइंट को समझते हैं, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े हो जाना, ठीक है। तो इस टुकड़ों को क्या कहेंगे अपन, वेल लार्ज हैबिटेट्स, एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, बट दैट इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी हमारी पॉपुलेशंस डिक्लाइन होती है, हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक लार्ज हैबिटेट को हमने क्या किया, वी ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, क्यों कर लिया, फॉर आवर ह्यूमन एक्टिविटीज, हमें वहां पर कोई एरिया डेवलप करना था तो हमने उसका फ्रेगमेंटेशन कर दिया। तो उसके कारण हमारी बहुत सारी मैमल्स एंड बर्ड्स स्पीशीज जो है, जो वहाँ एक लार्ज एरिया के अंदर इजीली सरवाइव कर रही थी, अब वो उस स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर इजीली सरवाइव नहीं कर पा रही। ये बाकी सारी जगह तो हमने ह्यूमन एक्टिविटीज चला दी, और ये हमने पैचेस छोड़ दिए इन स्पीशीज के सरवाइव होने के लिए। तो इन पैचेस का इनके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा, और ये इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ओके, सो ये है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ से एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का, दो रीजंस इसके, लंग्स ऑफ प्लैनेट, ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखना। ओके, सेकेंड कॉज के ऊपर मूव करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग बहुत ग्रीडी हैं, है ना, हमें सब कुछ ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने हर चीज को ओवर एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। तो वी ओवर एक्सप्लॉयटेड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज,
और इसी के कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, जो स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उसके 2 स्पीशीज के नाम यहाँ से याद रख लेना, स्टिलर्स सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स यहाँ से याद रखना ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। ओके, इसके बाद में बहुत सारी मैराइन फिशेस हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं। मैराइन फिशेस को हम क्या कर रहे हैं, ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए इनकी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, निकालो और फटाफट बेचो। तो इस चक्कर में हम मैराइन हैबिटेट्स में से, यानी कि समुद्रों में से, ओशंस में से फिशेस की पॉपुलेशन को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मेनली ये 2 नाम याद रखने हैं, स्टिलर्स सी काऊ एंड द पैसेंजर पिजन। इनके एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एलियन, एलियंस है ना, जादू की तरह, ठीक है, कहीं और से आना। तो यहाँ पर एलियन स्पीशीज क्या है कि भाई एक हमारा ये इकोसिस्टम है या हमारा ये हैबिटेट है, तो यहाँ पर ये कोई स्पीशीज 1, ये स्पीशीज 2, ये स्पीशीज 3, ये स्पीशीज 4, ये सब यहाँ सरवाइव कर रही है। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, हमने कोई एक स्पीशीज बाहर से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी। So this species is the alien species in this ecosystem. ठीक है, अब हमने इस स्पीशीज को यहाँ लाए, कहीं बाहर से हम लेकर आए हैं, एलियन स्पीशीज है, तो ये एलियन स्पीशीज को यहाँ लाने का कोई ना कोई पर्पस होगा, हमें कोई ना कोई इस स्पीशीज से बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको लेकर आएंगे, है ना, नहीं तो हम क्यों लाएंगे। वो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है कोई प्लांट हमें बहुत सुंदर लग रहा था, हम उसको लेकर आ गए, या कोई प्लांट हमारी उस समय नीड थी, हम उसको लेकर आ गए। जैसे वाटर हाइसिंथ, उसको हम लेकर आए थे ब्यूटिफिकेशन के लिए, कि उसकी बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी फ्लोटिंग लीव्स हैं, बहुत सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, तो उसको हमने अपने यहाँ पे वाटर बॉडीज के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, वाटर हाइसिंथ को, है ना, ब्यूटिफिकेशन के लिए। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो हमारे लिए एक बड़ा ही हैजार्डियस प्लांट बन गया, हमारे लिए बहुत टेंशन हो गई है, वो एक एक्वेटिक वीड बन गया। ऐसे कैसे? बबूल को, इजरायली बबूल को हमारे यहाँ पर हम क्यों लेकर आए थे? ताकि जो ड्राउट पड़ा था, तो उस ड्राउट में जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, तो हमें हमारे यहाँ के नेटिव प्लांट्स जैसे खेजड़ी को बचाना था, तो लकड़ी की ज़रूरत, ईंधन की ज़रूरत, फ्यूल वुड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने उसको अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलियन स्पीशीज थी हमारे यहाँ पर, हमने इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बट लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हमारे लिए टेंशन बन गई। क्यों बन गई? बिकॉज इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आवर इंडिजिनस स्पीशीज। हमारी जो अपनी इंडिजिनस स्पीशीज हैं, उन इंडिजिनस स्पीशीज को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया इन्होंने, उनको इन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी खतरे वाली बात हो गई। ठीक है, तो चलो अब जरा एलियन स्पीशीज को पढ़ते हैं और देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात, वेल एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose. Some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. ये भी याद रखना, what is indigenous? जो हमारे यहाँ की native species है, that is the indigenous species. So alien species क्या कर रही है? It become the reason for extinction of the indigenous species. Okay? फर्स्ट पॉइंट याद रह जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स यहाँ के सारे याद रखना बच्चों, बिल्कुल एज सच इन लाइंस को याद रखना। फर्स्ट एग्जाम्पल, द नील पर्च introduced into the Lake of Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of schilled fish in the lake. ये देखो, 2 नाम याद रखना, एक तो नील पर्च, ये क्या कर रहा है,
ये इस फिश की 200 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करने का रीजन बन गया है। ओके, सो दिस इज द एलियन स्पीशीज एंड दिस इज द इंडिजिनस स्पीशीज which is facing the threat by this alien species. Okay, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल याद रखना, कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर जो अब हमारे लिए वीड स्पीशीज बन गए, लाइक कैरेट ग्रास जिसका नाम है पार्थेनियम, लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया। तो ये 3 प्लांट्स के नाम याद रखना। थर्ड देखो, एक और फिश की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरिपाइनस। ये क्या कर रही है, इट इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिशेस। हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस कैटफिशेस हैं उनको ये अफ्रीकन कैटफिशेस उनके लिए खतरा बनी हुई है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं एलियन फिश, एलियन स्पीशीज के। यहाँ पर 2 तो फिशेस के एग्जाम्पल है और सेकंड नंबर पे हमने कुछ प्लांट्स के नाम पढ़े, पार्थेनियम, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है अपने को दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट करना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है बच्चों, तो इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है को एक्सटिंक्शन। को मीन्स साथ में एक्सटिंक्शन, यानी सपोज कोई हमारे पास ए स्पीशीज है और ये ए स्पीशीज इस बी स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, ए स्पीशीज इट डिपेंड्स ऑन दिस बी स्पीशीज। अब नेचर के अंदर सपोज कोई चेंजेस आए, चाहे हैबिटेट लॉस हो गया या फ्रेगमेंटेशन हो गया और ये हमारी जो बी स्पीशीज है ये एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये जो ए स्पीशीज, बिकॉज दिस स्पीशीज वाज डिपेंडेंट ऑन दिस बी स्पीशीज, तो ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली ये जो हमारी ए स्पीशीज है ये भी हमारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, सो एक्सटिंक्शन, एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ एंड दैट एक्सटिंक्शन लीड्स टू extinction of the another species. This is known as co-extinctions. Okay, so when a species become extinct, the plant and the animal species associated with it, जो उसके साथ associated है, in an obligatory way, means इसके बगैर, species B के बगैर A का survival possible नहीं है. This is the obligatory way. So that will also become extinct. दिस इज को एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं वो देखो, एक दे रखा है हमारे पास में होस्ट फिश स्पीशीज। ये कोई एक फिश स्पीशीज है, अगर वो किसी दूसरी स्पीशीज के लिए होस्ट का काम कर रही है ना, बहुत से पैरासाइट्स होते हैं जो बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो पैरासाइट्स कैसे हैं, होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि अगर वो होस्ट पर्टिकुलर होस्ट मिलेगा तो वो पैरासाइट सरवाइव करेगा। तो वैसे ही एग्जाम्पल आपकी बुक में यहाँ दे रखा है कि कोई होस्ट फिश स्पीशीज है, सपोज ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो इसके ऊपर जितने भी पैरासाइट सरवाइव कर रहे हैं ग्रेजुअली वो सारे के सारे भी एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स also made the same fate, यानी कि उनका भी क्या फेट होगा, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल कोड कर रखा है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम्पल है इसको देखना, दिस इज द को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, देखो क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उनमें पॉलिनेशन करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन पाया जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन पाया जाता है किसके किसके बीच में, इन बिटवीन द प्लांट एंड अ पर्टिकुलर इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरह से इवॉल्व होते हैं, मीन्स दोनों को इवॉल्व होते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को पॉलिनेट करेगा।
ओके, दिस इज नोन एज द प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा है, दैट इज द प्लांट इज फिग एंड द वेस्प स्पीशीज, है ना। और यहाँ पर अपन ने देखा था कि वेस्प स्पीशीज के बगैर, विदाउट दिस वेस्प स्पीशीज, फिग प्लांट का पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर वेस्प को यहाँ पर फिग का जो फ्लावर है वहां पर वो अंडे देता है ना, एग लेइंग करता है, तो अंडे देने की जगह उसको कहाँ मिल रही है, फिग फ्लावर के अंदर। तो अगर वेस्प को अंडे देने की जगह नहीं मिले तो वेस्प स्पीशीज सरवाइव नहीं कर सकती। तो एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअलिज्म हमने पढ़ा हुआ है फिग और वेस्प के बीच में, है ना। तो यहाँ पर अगर वेस्प स्पीशीज सपोज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो फिग को पॉलिनेट कौन करेगा, और अगर फिग प्लांट का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो इस स्पीशीज को अंडे देने की जगह नहीं मिलेगी, वो एग लेइंग नहीं कर पाएगा, तो वो भी ग्रेजुअली उसकी पॉपुलेशन का भी लॉस हो जाएगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो को एक्सटिंक्शंस में हमारे पास में दो एग्जाम्पल है, एक है होस्ट एंड पैरासाइट, और सेकंड हमारे पास में है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। ओके,